नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और आप है परिज्ञान क्लासेज के YouTube चैनल पर। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान की बेसिक अवधारणा को और बेसिक कंसेप्ट को जाना। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ें उससे पहले उस विषय के मूल तत्व को, उस विषय की अवधारणा को समझना और जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की विकास यात्रा, मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं और मनोविज्ञान के नूतन क्षेत्र। और जैसा कि विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जो शिक्षक भर्ती में हमारे कोर्स में समाहित है, और उस शाखा का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमें पढ़ना है ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, इसकी उत्पत्ति और शिक्षक भर्ती में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य क्या पूछे जाते हैं। आज हमें उसके बारे में बात करनी है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ें उससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की मूल अवधारणा को जान लेते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी विषय के लिए उसकी अवधारणा को समझ लेना महत्वपूर्ण होता है। अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारा सिलेबस अभिवृद्धि और विकास से प्रारंभ होता है, हमारा सिलेबस अधिगम से प्रारंभ होता है, तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की मूल अवधारणाओं को क्यों पढ़ें। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी विषय को जान लेने के लिए उसकी मूल अवधारणाओं को जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो किसी भी विषय को अगर प्रारंभ से पढ़ा जाए, उसकी अवधारणाओं को समझ लिया जाए, तो उस विषय को समझ लेना, उस विषय को जान लेना और उस विषय से संबंधित सिद्धांतों और सिद्धांतकारों को समझ लेने में हमारा दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। तो आइए आज बात करें हमारा विषय शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है विद्यार्थियों, हमारा ये विषय दो नामों से मिलकर बना है। एक नाम है शिक्षा और दूसरा नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पे तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। आइए आज हम बात करें शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा क्या है और किस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान बनते हैं। तो आज बात करें ये शिक्षा क्या है और शिक्षा की अवधारणाएं क्या है। जब बात आती है शिक्षा की, तो विद्यार्थियों, शिक्षा से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बनता है शिक्षा की भारतीय अवधारणा क्या है और एक प्रश्न बनता है शिक्षा की पाश्चात्य अवधारणा क्या है, यूरोपियन अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहले हम जान लें शिक्षा की भारतीय अवधारणा को। जैसा कि अभी आपने इस नाम को सुना, शिक्षा। ये शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति हुई है दो शब्दों से, शिक्ष धातु, ये शिक्ष धातु है विद्यार्थियों संस्कृत में, और इसके साथ अ प्रत्यय। तो शिक्ष धातु और अ प्रत्यय दोनों मिलकर बने हैं शिक्षा। और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बनता है, शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं, इसका शाब्दिक अर्थ बनता है सीखना या सिखाना। देखिए, शिक्षा में दोनों प्रकार की चीजें आ गई है, सीखना और सिखाना। इसका मतलब एज ए स्टूडेंट कोई चीज सीखे या एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर, एज ए पेरेंट्स किसी को कोई चीज सिखाएं। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि शिक्षा शिक्षण भी है और शिक्षा अधिगम भी है। अभी मैंने आपको कहा सीखना, यानी शिक्षा एक अधिगम प्रक्रिया भी है, शिक्षा लर्निंग प्रोसेस है, और सिखाना यानी टीचिंग, इसको आप कहेंगे शिक्षण। तो शिक्षा क्या है, आप कहेंगे शिक्षा शिक्षण भी है और शिक्षा अधिगम भी है, अर्थात सीखना और सिखाना। तो एक बार मैं वापस से दोहराऊं, शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है, शिक्ष धातु अप्रत्यय से मिलकर बना है और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना या सिखाना। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न भी बन चुका है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, सीखना या सिखाना। ये तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। आइए जानें इसका व्यापक अर्थ। अगर पूछा जाए कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ दिया गया है श्रीमद्
भगवत गीता में। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जब अर्जुन अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है, युद्ध करना नहीं चाहता है पर युद्ध करना पड़ेगा, अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता है पर मारना पड़ेगा, इस अंतर्द्वंद की स्थिति में योगीश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए शिक्षा के व्यापक अर्थ को बताते हैं। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया है और उस व्यापक अर्थ को एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वह है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे। वापस सुने, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अब आप कहेंगे ये मुक्ति क्या है? या मोक्ष से अभिप्राय है जन्म और मरण, जरा और मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना। शिक्षा की प्रक्रिया ये कहती है कि जब एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो आत्मकल्याण कर लेता है, वो परमार्थ कर लेता है, और आत्मकल्याण और परमार्थ करने से उसमें विवेक जागृत हो जाता है। और भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो आत्मकल्याण कर ले, जो परमार्थ कर ले, जिसमें विवेक जागृत हो जाए, वो बार बार पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। इसका मतलब शिक्षा एक आंतरिक प्रक्रिया है। शिक्षा न केवल इहलोक का अपितु आप कहेंगे परलोक का भी कल्याण करने वाली प्रक्रिया है। तो अगर आपसे पूछे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो आप कहेंगे सीखना या सिखाना। अगर आपसे पूछे शिक्षा का व्यापक अर्थ तो आप कहेंगे मुक्ति प्रदान करना या मोक्ष की प्राप्ति करना। तो सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे। अब दो शब्दों में इसी बात को पुनः मैं रखूं आपके सामने। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना या सिखाना, और शिक्षा का वास्तविक या व्यापक अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति करना, सा विद्या या विमुक्तये। शब्द है संस्कृत भाषा का, शिक्ष धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना है शिक्षा। यह तो हो गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। संस्कृत में शिक्षा का ही एक और समानार्थक शब्द है विद्या। अब जरा विद्या के बारे में भी बात कर लें, तो हम बात करें विद्या की। शिक्षा का समानार्थक शब्द संस्कृत में विद्या, और विद्या की व्युत्पत्ति कैसे हुई है जरा इसको भी जान लेते हैं। विद्या संस्कृत भाषा का शब्द है और विद, क्यप और टाप से बना है। एक बार इसकी व्युत्पत्ति को लिखें। विद्या, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संस्कृत भाषा का शब्द। व्युत्पत्ति कैसे हुई है तो आप कहेंगे विद धातु, साथ में क्यप की क्रिया हुई और साथ में टाप लगा। विद, क्यप और टाप, इससे बना है विद्या। और विद्या का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या जानकारी देना, जानकारी प्रदान करना, जानना या जानकारी प्रदान करना। तो आप कहेंगे ये विद्या और शिक्षा परस्पर समानार्थक शब्द है। अभी आपने लिखा शिक्षा सीखना या सिखाना, और विद्या जानना या जानकारी प्रदान करना। इसका मतलब ये दोनों परस्पर समानार्थक शब्द है, एक दूसरे के पूरक है। ये तो हो गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछे कि वैदिक साहित्य में वैदिक अवधारणा, भारतीय अवधारणा शिक्षा के बारे में क्या कहती है, तो मित्रों जो भी हमारे पुराण है, उपनिषद है या जो वैदिक साहित्य है, उसमें शिक्षा की बेहद विशद व्याख्याएं की गई है। चारों वेदों को जिन 4 रूपों में लिखा गया है, जिन्हें वेदांग कहते हैं। और इतिहास और दर्शन शास्त्र में आपने पढ़ा होगा वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अभी मैंने आपको बताया वेदांग 6 प्रकार के हैं, और 6 वेदांगों में जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसका मतलब हमारा जो पहला वेदांग है वो शिक्षा पर आधारित है।
और इससे यह साबित होता है कि भारतीय मनीषियों ने या वैदिक साहित्य में शिक्षा को कितना महत्व प्रदान किया गया था, और शायद इसीलिए पहला वेदांग शिक्षा के नाम से बना। भारतीय वैदिक साहित्य में शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। वैदिक साहित्य का एक श्लोक है जो ये कहता है, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रः, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रः, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। श्लोक एक बार वापस से दोहराऊं, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रः, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। हमारे वैदिक साहित्य ये कहते हैं कि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो दो आंखें प्रकृति प्रदत्त ग्रहण करके आता है, परंतु जो तीसरी आंख है वो ज्ञान रूपी नेत्र है, वो विवेक रूपी नेत्र है, वो आंतरिक नेत्र है। और ज्ञान, विवेक और शिक्षा के माध्यम से मनुष्य उस तीसरे और आंतरिक नेत्र को धारण करता है। तो वैदिक साहित्य ये कहता है कि हे मनुष्यों, आप भी त्रिनेत्रधारी भगवान शिव बन सकते हो शिक्षा रूपी तीसरे नेत्र की सहायता से। तो आप देखें वैदिक साहित्य में कितना बड़ा महत्व दिया गया है शिक्षा को। शिक्षा को न केवल मोक्ष प्राप्ति में सहायक माना गया है, अपितु शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। आज की हमारी जो शिक्षा है विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं बाह्य और संकीर्ण प्रकार की प्रक्रिया है। शिक्षा के जितने भी केंद्र है कहीं ना कहीं परीक्षा लेने और डिग्रियां बांटने के केंद्र बनकर के रह गए हैं। परंतु भारतीय अवधारणा तो ये कहती है कि शिक्षा न केवल मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है, अपितु उसमें आंतरिक ज्ञान, आंतरिक विवेक और तीसरे नेत्र को भी उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब शिक्षा एक विशद प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये तो सारी बातें हुई विद्यार्थियों शिक्षा की भारतीय अवधारणा की। एक बार वापस जल्दी से मैं दोहरा दूं, शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है। शिक्ष धातु अप्रत्यय से मिलकर बना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना या सिखाना, और शिक्षा का व्यापक अर्थ बनता है मोक्ष प्राप्त करना। शिक्षा का समानार्थक शब्द है विद्या। विद, क्यप और टाप से बना है विद्या, और विद्या का शाब्दिक अर्थ बनता है जानना या जानकारी देना। शिक्षा की भारतीय परिभाषा आपसे पूछे या भारतीय अवधारणा आपसे पूछे तो आप कहेंगे सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वह है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे। वेदांगों में पहला स्थान शिक्षा को दिया गया है और यह वैदिक साहित्य में शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करता है। शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र की संज्ञा भी दी गई है और इसीलिए एक श्लोक भी बना, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्र। भारतीय अवधारणा शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में यह कहती है कि शिक्षा 3 प्रकार की प्रक्रियाओं को अपने भीतर समाहित किए हुए है। आइए जाने शिक्षा की प्रक्रिया को। भारतीय अवधारणा शिक्षा की प्रक्रिया को एक श्लोक के माध्यम से प्रकट करती है विद्यार्थियों, और इस श्लोक को बचपन में विद्यालयों में हमने खूब पढ़ा है। और वह श्लोक यह कहता है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब मैं वापस से दोहराऊं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को असत से सत की ओर लेकर जाती है। असत से सत, असत का मतलब झूठ, फरेब, बेईमानी, और सत का मतलब सच्चाई और ईमानदारी। तो असत से सत्य की ओर शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर। और तीसरी प्रक्रिया, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मृत्यु से अमरत्व की ओर लेकर जाती है। मृत्यु से अमरत्व की ओर। इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को असत से सत्य की ओर लेकर जाना। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना, और शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाना।
तो भारतीय अवधारणा शिक्षा को 3 शैक्षिक सूत्रों के रूप में प्रकट करती है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। यह तो हो गई शिक्षा की भारतीय अवधारणा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय अवधारणा में शिक्षा का शिक्षण सूत्र क्या है। तो आप कहेंगे इन 3 शिक्षण सूत्रों से भारतीय अवधारणा में शिक्षा के महत्व को प्रकट किया गया है। तो ये तो बात हुई शिक्षा की भारतीय अवधारणा। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, शिक्षा की पाश्चात्य अवधारणा, यूरोपियन कंसेप्ट क्या कहता है शिक्षा के बारे में। तो दूसरे बिंदु पर चर्चा करें, और दूसरा बिंदु है शिक्षा की पाश्चात्य अवधारणा। पाश्चात्य अवधारणा, पाश्चात्य अवधारणा ये कहती है कि जिसे हम शिक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम कहेंगे एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। और ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द, याद रखना है, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है। एजुकेटम अर्थात EDUCATUN, एजुकेटम। और एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना अर्थात वह प्रक्रिया जो मनुष्य को शिक्षित करे, वह प्रक्रिया जो मनुष्य को प्रशिक्षित करे, उसे एजुकेटम यानी शिक्षा कहते हैं। तो एक बार वापस से दोहराएं कि शब्द है एजुकेशन और इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से, EDUCATUN। और एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ बनेगा शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। तो आप कहेंगे शिक्षित या प्रशिक्षित करना ही एजुकेशन है। या एक बात ध्यान रखें विद्यार्थियों, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में अधिकांश शब्दों की उत्पत्ति या तो लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है या ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्दों से हुई है। देखिए, ये वो काल था यूरोपियन देशों में जब लैटिन एक प्रचलित भाषा थी, एक साहित्यिक भाषा थी। लैटिन को मृत भाषा भी कहते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि साहित्यिक भाषा रही है और देश और काल के अनुरूप लैटिन के स्वरूप में और लैटिन के बोलचाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए यूरोपियन देशों में अधिकांश भाषाएं मूल रूप से लैटिन से निकली है। इसीलिए मनोविज्ञान के अधिकांश शब्द कहीं कहीं लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बने और कुछ शब्द यूनानी यानी ग्रीक भाषा से भी मिलकर बने। तो अब एक बार पुनः मैं दोहरा दूं, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मिलकर बना है और एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ बनता है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। अब आपसे पूछे कि इसका एजुकेशन का व्यापक अर्थ क्या है, क्योंकि देखिए तो शाब्दिक अर्थ है। अब जरा व्यापक अर्थ को भी जान लें, एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है। पाश्चात्य अवधारणा ऐसा कहती है कि ये जो शब्द है एजुकेशन, ये लैटिन के ही 2 अन्य शब्दों से मिलकर बना है। और जान लें लैटिन के 2 शब्द कौन कौन से। लैटिन का एक शब्द है ई और दूसरा शब्द है ड्यूको। ये दोनों ही लैटिन के शब्द है ई और ड्यूको। ई का मतलब लैटिन में होता है आंतरिक और ड्यूको का मतलब होता है शक्तियां। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन आंतरिक शक्तियों से संबंधित प्रक्रिया है। देखिए, लैटिन की अवधारणा यह कहती है कि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आंतरिक गुण, कुछ आंतरिक शक्तियां लेकर के आता है और उन आंतरिक शक्तियों को बाह्य वातावरण में प्रकट करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या बना, तो आप कहेंगे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है। तो मैं लिख लूं यहां पर, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना, यह है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो आप कहेंगे पाश्चात्य अवधारणा में एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है शिक्षित या प्रशिक्षित करना और एजुकेशन का व्यापक या वास्तविक अर्थ है
आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना। परंतु विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना है, मनोविज्ञान में विवाद बहुत है। और चूंकि मनोविज्ञान को विवादों का विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान विचारों का विज्ञान है, और आप जानते हैं जहां विचार होंगे वहां विवाद आने स्वाभाविक है, एक सतत प्रक्रिया है। तो देखिए, पहला विवाद क्या, अभी अभी आपने पढ़ा कि जो शब्द है एजुकेशन, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है, परंतु यहां पर दो तरह की अन्य मान्यताएं भी प्रचलित है। जरा उन अन्य मान्यताओं को भी जान लें। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इसी बात को स्वीकार करते हैं कि एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है, और एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। परंतु यहां पर दो प्रकार की मान्यताएं और भी प्रचलित है। कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसा कहते हैं कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ही शब्द एजुकेयर से बना है। एजुकेयर किस प्रकार, EDUCARE, और एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षित करना या विकसित करना, शिक्षित या विकसित करना। और कुछ शिक्षा शास्त्री इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि एजुकेशन शब्द लैटिन का ही एक अन्य शब्द है एजुसियर, EDUCERE, और एजुसियर का शाब्दिक अर्थ बताते हैं आगे बढ़ना या नेतृत्व करना, आगे बढ़ना या नेतृत्व करना। तो आप देखिए, तीन तरह की अवधारणाएं शिक्षा मनोविज्ञान में प्रचलित है। पहली अवधारणा एजुकेटम, एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ शिक्षित या प्रशिक्षित करना। दूसरी अवधारणा एजुकेयर, एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ शिक्षित या विकसित करना। और तीसरी मान्यता है एजुसियर, और एजुसियर का शाब्दिक अर्थ बनता है आगे बढ़ना या नेतृत्व करना। ध्यान रखें, ये तीनों ही शब्द एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर, तीनों ही शब्द लैटिन भाषा के हैं, और तीनों ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रचलित है। परंतु इसमें सर्वाधिक मान्य उदाहरण जो है वो एजुकेटम की है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आ जाए विद्यार्थियों, तो ध्यान रखें एजुकेटम को ही मान्य रखना है, ये सर्वाधिक प्रचलित अवधारणा है। परंतु इस तरह का अगर कोई प्रश्न आ जाए, तीनों ही ऑप्शन एक साथ दे दिए जाए और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दे दिया जाए, तो वो उत्तर ज्यादा सही होगा, ज्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि तीनों ही प्रकार की मान्यताएं वैध है, स्वीकार्य है। परंतु इन तीनों अवधारणाओं में से मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, एजुकेटम अधिक मान्य है। तो ध्यान रखें, एजुकेशन लैटिन के तीन शब्दों से मान्य माना गया है, परंतु सर्वाधिक प्रचलित अवधारणा है कि एजुकेशन एजुकेटम से बना है। तो एक बार जल्दी से एजुकेशन के बारे में वापस से दोहरा दूं, तीन प्रकार की मान्यताएं चल रही है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित और मान्य मान्यता है कि एजुकेशन एजुकेटम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। दूसरा, इसका समानार्थक शब्द स्वीकार किया गया है एजुकेयर, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है शिक्षित या विकसित करना। और तीसरा शाब्दिक अर्थ है एजुसियर, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है आगे बढ़ना या नेतृत्व करना। परंतु तीनों अवधारणाओं में से जो मान्य है, जो प्रभावी है, वो है एजुकेटम। अब देखिए, यहां से हमने चार तरह के प्रश्न तैयार कर लिए, और उन चारों प्रश्नों को एक बार पुनः दोहरा दूं। पहला, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप कहेंगे सीखना और सिखाना। शिक्षा का व्यापक या वास्तविक अर्थ क्या है? आप कहेंगे मोक्ष प्राप्त करना। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे शिक्षित और प्रशिक्षित करना। और एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है? जिसका जवाब होगा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है, एजुकेशन है। ये तो सारी बातें हुई विद्यार्थियों, शिक्षा यानी एजुकेशन का अर्थ, संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। इसी अध्याय को आगे बढ़ाएं और शिक्षा की परिभाषाओं को भी जरा जान लेते हैं। हर बार किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी रूप में शिक्षा की परिभाषाएं जरूर पूछी जाती है, और हर परिभाषा शिक्षा के अर्थ को, शिक्षा के महत्व को और शिक्षा की प्रकृति को प्रकट करती है। तो आइए जानें शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और परिभाषाओं के क्रम में
सबसे पहले भारतीय परिभाषाओं से शुरुआत करें कि कौन भारतीय प्रमुख शिक्षा शास्त्री है और उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में किस प्रकार की अवधारणा और किस प्रकार का मत प्रकट किया है। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान है। और आइए जाने महात्मा गांधी क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले गांधी जी की शिक्षा के संदर्भ में दी गई परिभाषा बोल रहा हूं। गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा उद्देश्य या शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालकों और मनुष्यों में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। मैं जरा लिख करके बता दूं, महात्मा गांधी की शिक्षा की अवधारणा। और गांधी जी ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है या उद्देश्य है बालकों और मनुष्यों में। गांधी जी ने दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया है, बालकों और मनुष्यों में। तीन शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं गांधी जी, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएड और एसटीसी में यह परिभाषा खूब पढ़ी है, आपने सुनी है, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। गांधी जी ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालकों और मनुष्यों में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। अब देखिए, इस परिभाषा से कई सारे प्रश्न बनते हैं। गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों और मनुष्यों में इन तीन तत्वों का निर्माण करती है। तीन तत्व कौन कौन से? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। इसका मतलब गांधी जी कहीं ना कहीं आप देखिए शिक्षा में तीन तत्वों के विकास पे बल देते हैं कि शिक्षा से बालकों का शारीरिक विकास हो, शिक्षा बालकों का मानसिक विकास करे और शिक्षा बालकों में आत्मा की पवित्रता या आत्मा की अभिव्यक्ति को जागृत करे। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बन जाता है, जब इन तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रकट करें, यहां देखिए गांधी जी का 3H का सिद्धांत बन जाता है। 3H का सिद्धांत किस प्रकार? आप देखिए, शरीर यानी H फॉर हेल्थ, मस्तिष्क यानी H फॉर हेड और आत्मा यानी H फॉर हार्ट। गांधी जी कहना चाहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हेल्थ, हेड और हार्ट इन तीन चीजों का विकास करे, या शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए। और इसलिए यहां से प्रश्न बना कि गांधी जी की परिभाषा 3H के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु वास्तव में गांधी जी 3H नहीं, गांधी जी 4H के समर्थक थे। तो गांधी जी का जो शिक्षा सिद्धांत है, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा कार्यक्रम, और उसमें गांधी जी 4H पर बल देते हैं। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी एक राजनीतिज्ञ, समाजसेवी के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्री भी रहे, और गांधी जी ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भिन्न भिन्न समय में शिक्षा के संबंध में अपने मतों को प्रकट किया है। और गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा, या यूं भी कह सकते हैं बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा नाम दिया। और गांधी जी ने भिन्न भिन्न समय में अपने समाचार पत्रों के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इस बुनियादी शिक्षा को संगठित रूप से प्रस्तुत करने का काम डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने किया। देखिए विद्यार्थियों, बात है 1937 की, 23 अक्टूबर 1937। ये वो दौर था, आप जानते हैं ये ब्रिटिश कालीन भारत है, और अभी हाल ही में 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया, और 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जाएगी, अर्थात प्रांतों में चुनाव होंगे। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, तो सारे 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होंगे, सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे और प्रांतों की पूरी सरकार, प्रांतीय स्वशासन भारतीयों को दे दिया जाएगा।
तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार सारे 11 प्रांतों में चुनाव हुए और उन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। अब कांग्रेस के सामने समस्या थी कि इन 8 राज्यों की कांग्रेसी सरकारों द्वारा कौन सी शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। इसी बात पर विचार करने के लिए 22 और 23 अक्टूबर को, जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्थापक भी रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस समिति में कई सारे शिक्षा शास्त्रियों को शामिल किया गया, जिसमें गांधी जी भी स्वयं शामिल हुए। और अक्टूबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो शिक्षा समिति बनी उसे वर्धा शिक्षा योजना नाम दिया गया। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा इसलिए क्योंकि यह सम्मेलन वर्धा शहर में हुआ जहां गांधी जी का आश्रम है, तो शहर के नाम पर समिति को नाम दिया गया वर्धा शिक्षा योजना। और इस वर्धा शिक्षा समिति द्वारा, या यूं कह लें डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा, गांधी जी की इस बुनियादी शिक्षा को एक नए रूप में, एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया गया और इसे नई तालीम योजना, नई तालीम, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत किया गया। इसका सीधा सीधा अर्थ यह बना कि गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना को नाम दिया बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, और इसी बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना नाम दिया या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत करने का काम किया वर्धा शिक्षा समिति या डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। और इस प्रकार आप कहेंगे गांधी जी का यह बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम वर्धा शिक्षा योजना के नाम से उन 8 राज्यों में लागू किया गया। और इस बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ये मत प्रकट करते हैं कि 6 साल के पश्चात बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाए, बालकों को 7 वर्ष का बुनियादी या औपचारिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, 7 से 14 साल तक का 7 वर्ष का जो बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम है बालकों को निःशुल्क प्रदान किया जाए, बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, बालकों को रोजगार परक और बहुउद्देश्य शिक्षा दी जाए। और इन्हीं सारी चीजों को गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा नाम दिया और यही बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत हुई। गांधी जी की शिक्षा योजना को अगर देखें तो देखिए गांधी जी की शिक्षा योजना में शारीरिक श्रम पर बहुत महत्व दिया गया है। शारीरिक श्रम से मेरा अभिप्राय है कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी का काम और दूसरे अन्य हस्तशिल्प और हस्तकला से संबंधित कार्य बालकों को सिखाए जाए ताकि बालक रोजगार, हुनर और कौशल का विकास कर सके। इसका अर्थ ही निकला कि वर्धा शिक्षा योजना शारीरिक श्रम पर बल देती है। इसका अर्थ है कि वर्धा शिक्षा योजना 4H पर बल देती है। अब जरा जान लें ये 4H क्या है। तो अगर हमसे पूछे कि गांधी जी का शिक्षा सिद्धांत कितने H पर आधारित है तो हमारा जवाब होगा गांधी जी की शिक्षा योजना या शैक्षिक दर्शन 4H पर आधारित है। आइए चर्चा करें 4H कौन कौन से। तो आपका जवाब होगा H फॉर हेल्थ, और हेल्थ का अर्थ है शारीरिक विकास, यानी बालकों को खेलकूद, व्यायाम सिखाया जाए, शिक्षा के माध्यम से बालकों का शारीरिक विकास हो। H से तात्पर्य है हेड। हेड का अर्थ है मानसिक विकास। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि बालकों का मानसिक विकास हो। H से अभिप्राय है हैंड, और हैंड का अर्थ है शारीरिक शिक्षा। माफ कीजिएगा, हैंड का मतलब है क्रियात्मक शिक्षा, और क्रियात्मक शिक्षा से यहां गांधी जी का उद्देश्य है रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास पर आधारित शिक्षा। और गांधी जी की शिक्षा योजना में जो चौथे प्रकार का H है वो है हार्ट, और इसका अभिप्राय है आत्मा का विकास। गांधी जी ये बात कहना चाहते हैं, देखिए गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी जी आत्मा के विकास के अंतर्गत ये कहते हैं कि शिक्षा का साध्य और शिक्षा के साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य भी पवित्र हो और शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया भी उद्देश्य हो, और शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए।
तो एक बार मैं वापस से दोहरा दूं, गांधी जी 4H पर बल देते हैं और 4H में आप कहेंगे H फॉर हेल्थ यानी शारीरिक विकास, H फॉर हेड मानसिक विकास, H फॉर हैंड क्रियात्मक रोजगार परक कौशल विकास की शिक्षा और H फॉर हार्ट यानी आत्मा की पवित्रता आत्मा का विकास शिक्षा में साधन और साध्यों की पवित्रता पर बल। तो यह है गांधी जी का 4H का सिद्धांत। इसका सीधा सा अर्थ है कि वर्धा शिक्षा योजना, और इसके तहत गांधी जी शिक्षा के माध्यम से न केवल बालकों का शारीरिक विकास चाहते हैं, न केवल बालकों का मानसिक विकास चाहते हैं, अपितु बालकों में आत्मा की पवित्रता और आत्मा के शुद्धिकरण पर भी बल देते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम। परीक्षा में अक्सर किसी न किसी रूप में गांधी जी बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो सारी बात हुई गांधी जी की शिक्षा संबंधी परिभाषा, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा और बुनियादी शिक्षा में 4H का सिद्धांत। आइए गांधी जी के पश्चात अब बात करें दूसरे भारतीय शिक्षा शास्त्री और विचारक रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री, मनीषी, विद्वान, लेखक, साहित्यकार। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा के संबंध में दी गई परिभाषा। क्या कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर? आइए जानें इनकी परिभाषा को। रविंद्रनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि शिक्षा वह ज्ञान है, शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें न केवल सूचनाएं प्रदान करता है, शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें न केवल सूचनाएं प्रदान करता है अपितु जीवन एवं वातावरण के साथ, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अपितु जीवन एवं वातावरण के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। जीवन और वातावरण के साथ तादात्म्य भी स्थापित करता है। एक बार वापस से समझें, क्या कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर? शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें न केवल सूचनाएं प्रदान करता है अपितु जीवन एवं वातावरण के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। देखिए इस 3 लाइनों की परिभाषा में रविंद्रनाथ ठाकुर का संपूर्ण शिक्षा दर्शन प्रकट होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि शिक्षा केवल सूचनाएं ही नहीं देती है, शिक्षा केवल तथ्य ही प्रदान नहीं करती है, अपितु शिक्षा का तो वास्तविक उद्देश्य है कि इसकी सहायता से मनुष्य अपने जीवन के साथ और वातावरण के साथ तादात्म्य, एडजस्टमेंट, समायोजन भी स्थापित करता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि रविंद्रनाथ ठाकुर शिक्षा के 2 पक्षों पर बल देते हैं। पहला पक्ष है तथ्यात्मक पक्ष, इसका मतलब शिक्षा सूचना प्रदान करती है, शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है, शिक्षा हमारी जानकारी का विकास करती है। और दूसरा शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है कि शिक्षा जीवन के साथ समायोजन स्थापित करना सिखाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ, जो व्यक्ति बाह्य वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर ले, सही मायने में वह शिक्षित है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन के साथ समायोजन, बाह्य वातावरण के साथ समायोजन। यह तो हो गई रविंद्रनाथ ठाकुर की परिभाषा। अब शिक्षा के क्षेत्र में और मनोविज्ञान में रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लें। पिछली भर्ती परीक्षा में एक सवाल आया था कि वह भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन है जिसने सर्वप्रथम मुक्त विद्यालय शिक्षा पर बल दिया। या वह भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन जिन्होंने भारत में विद्यालय विहीन आंदोलन चलाया। या वह भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन जो भारत में प्रकृतिवादी शिक्षा पर, साहचर्यवादी शिक्षा पर बल देते हैं। तो आप कहेंगे इसका जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर। आइए रविंद्रनाथ ठाकुर के शिक्षा दर्शन को समझने का प्रयास करें कुछ तथ्यात्मक जानकारियों के माध्यम से। नंबर 1, सबसे पहली बात ये
कि रविंद्रनाथ ठाकुर प्रथम भारतीय विचारक है जिन्होंने मुक्त विद्यालय शिक्षा का सिद्धांत दिया। ध्यान रखना, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विद्यालय शिक्षा का समर्थन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। भारत में सर्वप्रथम प्रकृतिवादी शिक्षा का समर्थन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। भारत में सर्वप्रथम साहचर्यवादी शिक्षा का समर्थन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। या आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत में विद्यालय विहीन आंदोलन को महत्व स्थापित करने का काम, विद्यालय विहीन आंदोलन को महत्व स्थापित करने का काम रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। अब जरा इन्हीं सब बातों को समझे। मुक्त विद्यालय शिक्षा से क्या अभिप्राय है? देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में ऐसा कहते हैं कि शिक्षा के 3 माध्यम है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक, प्रत्यक्ष रूप से एक बालक गुरुकुल पद्धति से विद्यालय में शिक्षक के सम्मुख सशरीर उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करता है। आप कहेंगे ये शिक्षा की औपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षा की अनौपचारिक प्रक्रिया, जिसमें आप कहोगे कि एक बालक अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्य पुस्तकों की सहायता से, समाज, परिवार और दूसरे बाह्य संसाधनों की सहायता से शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करता है, उसे आप कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। और शिक्षा का तीसरा माध्यम है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको आप दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा के समर्थक थे। ध्यान रखें, अनौपचारिक शिक्षा के समर्थक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा का केंद्र केवल विद्यालय नहीं है। एक बालक विद्यालय के अलावा समाज, परिवार और दूसरे बाह्य वातावरण और बाह्य संसाधनों की सहायता से भी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की खोज कर सकता है। एक बड़ी रोचक बात है विद्यार्थियों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन में कभी विद्यालय के माध्यम से विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, परंतु उनके ज्ञान में और उनके पांडित्य में कहीं कोई कमी नहीं थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि अकेला विद्यालय शिक्षा का केंद्र नहीं होना चाहिए। समाज, परिवार और दूसरे अन्य बाह्य संसाधनों की सहायता से भी बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो पहली बात, रविंद्रनाथ ठाकुर मुक्त विद्यालय शिक्षा के समर्थक थे। दूसरी बात, रविंद्रनाथ ठाकुर प्रकृतिवादी शिक्षा, साहचर्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शिक्षा को ज्ञान की बजाय अवबोध आधारित बनाया जाए, शिक्षा को रटने की बजाय समझ पर आधारित विकसित किया जाए। शिक्षा रटने का तरीका नहीं है, शिक्षा तो अवबोध की प्रक्रिया है। और जब एक बालक शिक्षा को अपने जीवन और बाह्य वातावरण के साथ जोड़ ले, एक बालक को जब यह समझ में आ जाए कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है और मेरे द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा मेरे भावी जीवन में किस प्रकार उपयोगी होगी, तो वो होती है प्रकृतिवादी और साहचर्यवादी शिक्षा। और अगर शिक्षा को जीवन के साथ उपयोगी न बनाया जाए तो शिक्षा यांत्रिक या कृत्रिम बन जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि रविंद्रनाथ ठाकुर यांत्रिक शिक्षा के विरोधी थे। रविंद्रनाथ ठाकुर मशीनी शिक्षा के और रटने की प्रक्रिया के विरोधी थे, समझ पर आधारित, अवबोध पर आधारित शिक्षा के समर्थक है और इसी को इन्होंने नाम दिया प्रकृतिवादी या साहचर्यवादी शिक्षा। कालांतर में आप पढ़ेंगे एक यूरोपियन विचारक हुए, ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री हुए जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने सर्वप्रथम शिक्षा में इस प्रकृतिवाद का या साहचर्यवाद का, मैं फिर बता रहा हूं, शिक्षा में प्रकृतिवाद या शिक्षा में साहचर्यवाद का सिद्धांत दिया। और इसी जॉन लॉक का समर्थन किया कालांतर में फ्रांसीसी विचारक जीन जैकस रूसो, जिसे आप शॉर्ट में रूसो के नाम से जानते हैं। और रूसो ने अपने ग्रंथ एमील के माध्यम से इसी प्रकृतिवादी शिक्षा, इसी साहचर्यवादी शिक्षा को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया। तो यूरोप में जिस प्रकृतिवादी शिक्षा का समर्थन जॉन लॉक और रूसो कर रहे हैं, भारत में इसी सिद्धांत का समर्थन रविंद्रनाथ ठाकुर कर रहे हैं। और इसी शिक्षा पद्धति को विद्यालय विहीन शिक्षा भी कहते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का एक कथन
कि विद्यालय की कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवारों ने बालक के मानसिक विकास को संकुचित और दूषित कर दिया है। इसका मतलब विद्यालय की और पाठ्यक्रम की ऊंची ऊंची दीवारों को इतना नीचे गिरा दिया जाए, इतना सरल और रोचक और सृजनात्मक बना दिया जाए कि बालक आसानी से इसके परे झांक सके। इसी को हम कहते हैं विद्यालय विहीन आंदोलन। तो एक बार मैं वापस से दोहराऊं, रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय शिक्षा शास्त्री, मुक्त विद्यालय शिक्षा का समर्थन किया, प्रकृतिवादी शिक्षा का सिद्धांत दिया भारत में, साहचर्यवादी शिक्षा का सिद्धांत दिया, विद्यालय विहीन आंदोलन चलाया और इसी मत का समर्थन सर्वप्रथम यूरोप में किया जॉन लॉक और रूसो के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर के अगर योगदान को पूछें तो आप कहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम 1901 में, देखिए मैं प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूं, 1901 में महज 5 विद्यार्थियों की सहायता से एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया था शांति निकेतन के नाम से। शांति निकेतन कालांतर में 1921 में यही शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय, और आज ये विश्व भारती विश्वविद्यालय एक विशाल वटवृक्ष की तरह है और आज भारत के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में नाम आता है विश्व भारती विश्वविद्यालय का। इसका अर्थ है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने शैक्षिक सिद्धांतों को और शैक्षिक विचारों को शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय के माध्यम से बालकों पर प्रयुक्त किया। ये कुछ बातें हुई रविंद्रनाथ ठाकुर और उनके शिक्षा दर्शन से संबंधित। अभी तक हमने पढ़ा है महात्मा गांधी को, हमने बात की रविंद्रनाथ ठाकुर की। आइए कुछ और भारतीय विचारकों के बारे में जानें और शिक्षा में और शिक्षा की प्रक्रिया में उनका योगदान क्या था उसको समझने का प्रयास करें। तीसरे भारतीय शिक्षा शास्त्री और काफी महत्वपूर्ण नाम, जिन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री, दार्शनिक और राजदूत के पद पर भी रहे, राजनयिक भी रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लें, शिक्षा के संबंध में क्या कथन इनका प्रचलित है और फिर इनके योगदान को भी समझें। राधाकृष्णन ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का कल्याण है। मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का कल्याण है। और लगातार आगे क्या कहते हैं, इसके अभाव में शिक्षा अनुपयोगी एवं अनुर्वर है। अनुपयोगी और अनुर्वर, अनुर्वर यानी बंजर, अनुपजाऊ, अनुर्वर है। अब समझें क्या कहते हैं राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य और संपूर्ण समाज का कल्याण है, और अगर शिक्षा समाज का कल्याण नहीं कर पा रही है, अगर शिक्षा मनुष्य का कल्याण नहीं कर पा रही है, तो इसके अभाव में शिक्षा अनुपयोगी है, बंजर है, अनुपयोगी है और इसे हटा दिया जाना चाहिए। तो इस शिक्षा की परिभाषा से कहीं ना कहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के संकीर्ण अर्थ की बजाय शिक्षा के व्यापक पक्ष पर बल देते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य का कल्याण करे, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो समाज का कल्याण करे, और अगर शिक्षा मनुष्य और समाज का कल्याण न कर पाए तो व्यर्थ है, वो निरर्थक है, वो अनुपयोगी है, वो बंजर है और उसे हटा दिया जाना चाहिए। राधाकृष्णन का एक योगदान और भी ध्यान रखना है। आजादी के पश्चात 1948 में 1948 भारत सरकार द्वारा राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। आयोग का नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और इस आयोग का उद्देश्य था भारत सरकार को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना। और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कालांतर में भारत सरकार द्वारा
विश्वविद्यालय स्तर पर नए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए और इसी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा आयोग के सुझावों के आधार पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा का एक बहुत बड़ी संस्था स्थापित की गई जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया, तो आपका जवाब होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। तो ये बात हो गई राधाकृष्णन की। अगले भारतीय विचारक को जाने। हमने अभी बात की गांधी जी की, हमने पढ़ा रविंद्रनाथ ठाकुर को, हमने पढ़ा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब जरा बात करें स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहीं ना कहीं भारतीय वैदिक साहित्य से संबंधित शिक्षा की अवधारणा के समर्थक रहे हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य में पूर्व से विद्यमान, मनुष्य यानी बालक में पूर्व से विद्यमान संपूर्णताओं को, पूर्व से विद्यमान संपूर्णताओं को प्रकाश में लाती है। इसका मतलब शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों में पूर्व से विद्यमान, पूर्व से विद्यमान का अर्थ है कि जन्म के साथ ही बालक जो शक्तियां लेकर आया है, जन्म के साथ ही बालक जो योग्यताएं लेकर आया है। देखिए भारतीय अवधारणा अभिमन्यु की परंपरा पर बल देती है। भारतीय अवधारणा यह कहती है कि हर बालक मां के गर्भ से ही योग्यताओं, क्षमताओं और कुशलताओं को लेकर जन्म लेता है, लेकिन वह अपनी योग्यताओं से अपरिचित होता है और एक शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से, शिक्षा की सहायता से बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारतीय अवधारणा यह कहती है कि एक बालक हनुमान है जो असीम शक्तियों का स्वामी है, परंतु वह स्वयं अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है। और एक शिक्षक जामवंत की भूमिका में होता है जो बालक की आंतरिक शक्तियों से उसे परिचित करवाता है, उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालता है। तो देखिए क्या कहते हैं विवेकानंद कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पूर्व से विद्यमान संपूर्णताओं को प्रकाश में लाती है, अर्थात जन्मजात गुणों को, जन्मजात योग्यताओं को बाहर निकालना ही शिक्षा है। इसी तरह की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में भी दी गई है और प्रारंभ में हमने भगवद गीता की परिभाषा को जाना है। श्रीमद् भगवद गीता ये कहती है सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा मोक्षदायिनी है, शिक्षा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है, शिक्षा मनुष्य का कल्याण करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बालक की अभिवृद्धि और विकास पर भी बल दिया है। सीटेट में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था कि वह भारतीय ग्रंथ जिसमें अभिवृद्धि, विकास, बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका जवाब होगा श्रीमद् भगवद गीता। तो अभी हमने पढ़ा गांधी जी को, हमने पढ़ा रविंद्रनाथ ठाकुर को, हमने पढ़ा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद को, हमने पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा की व्याख्या, शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा के क्षेत्र में एक और भारतीय विचारक और शिक्षा शास्त्री का नाम आता है और सीटेट में, रिट में और शिक्षक भर्ती परीक्षा में कहीं न कहीं ये प्रश्न भी पूछे गए हैं और वो भारतीय शिक्षा शास्त्री है गिजुभाई बघेलकर। गिजुभाई बघेलकर गुजरात के बहुत बड़े शिक्षाविद गिजुभाई बघेलकर ये सौराष्ट्र के निवासी हैं, सौराष्ट्र गुजरात, और इनका उपनाम है मुछाली माँ, यानी मूंछों वाली माँ। गुजराती में नाम है मुछाली माँ और हिंदी में आप इसे कहेंगे मूंछों वाली माँ। गिजुभाई बघेलकर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो आप कहेंगे कि 1920 में गिजुभाई बघेलकर ने गुजरात के भावनगर शहर में एक विद्यालय स्थापित किया जिसका नाम था बाल मंदिर।
तो बाल मंदिर विद्यालय के संस्थापक 1920 भावनगर गिजुभाई बघेका। गिजुभाई बघेका ने 200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है बालकों की शिक्षा प्रक्रिया के संबंध में। और आज भारत के अधिकांश प्राथमिक और आप कहेंगे कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं गिजुभाई बघेका की पुस्तकों को बाल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हम ये समझें इस बात को कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर पर बालकों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किन शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए, किस प्रकार चित्रों और कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, ये सारी बातें लिखी है गिजुभाई बघेका ने। 200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है और इनके द्वारा लिखी गई अधिकांश पुस्तकें, इनकी अधिकांश कहानियां प्राथमिक स्तर के बालकों को विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी, जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है बाल शिक्षण। इसमें बालकों को कैसे पढ़ाया जाए इसकी विवेचना की गई है। इसी तरह की इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है दिवा स्वप्न। एक और पुस्तक है जिसका नाम है माता पिता से। इसमें माता पिता को संबोधित करके पुस्तक लिखी गई है कि किस प्रकार बालकों के साथ व्यवहार किया जाए, कैसे बालकों को पढ़ाया जाए। एक और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है जैसा मैंने पाया, और इसमें उस समय की प्रचलित शिक्षा पद्धति और शैक्षिक वातावरण का वर्णन किया गया है। गिजुभाई बघेका बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जाता है। गुजरात के शिक्षा शास्त्री है, सौराष्ट्र के मूल निवासी थे। उपनाम था इनका मुछाली मां या मुछावाली मां। 1920 भावनगर गुजरात में बाल मंदिर विद्यालय की स्थापना की। बहुत सारी बाल शिक्षण पर आधारित पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके नाम आपने लिखे हैं बाल शिक्षण, दिवा स्वप्न, माता पिता से और जैसा मैंने पाया। ये कुछ बातें हो गई गिजुभाई बघेका की। तो हमने पढ़ा भारतीय शिक्षा शास्त्रियों को, भारत में शिक्षा की अवधारणा, भारत में शिक्षा की प्रक्रिया और भारत में शिक्षा के संबंध में जो मत प्रचलित है उनको जाना। और भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में हमने महात्मा गांधी को पढ़ा जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विकास पर बल देते हैं, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का सिद्धांत दिया जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत किया गया। आपने रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ा जिन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की सहायता से अपने शैक्षिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। और रविंद्रनाथ ठाकुर प्रथम भारतीय शिक्षा शास्त्री जिन्होंने मुक्त विद्यालय शिक्षा, जिन्होंने विद्यालय विहीन आंदोलन पर बल दिया, जिन्होंने भारत में प्रकृतिवादी साहचर्यवादी शिक्षा पर बल दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षा के व्यापक पक्ष पर बल देते हैं और शिक्षा को मनुष्य और समाज के कल्याण का साधन स्वीकार करते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के का सुझाव देने का काम आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। स्वामी विवेकानंद जिनका यह मानना है कि शिक्षा बालकों में पूर्व से विद्यमान संपूर्णताओं को प्रकाश में लाती है। श्रीमद् भगवद गीता ये कहती है कि शिक्षा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है, शिक्षा मनुष्य के आत्म कल्याण और मनुष्य के परमार्थ में सहायक है। गिजुभाई बघेका ये भी एक तरह के प्रकृतिवादी विचारक है, समझ और अवबोध पर आधारित शिक्षा पर बल देते हैं और शिक्षा में रचनात्मकता को महत्व देते हैं और बाल मंदिर विद्यालय के संस्थापक है और कई सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने जिनमें महत्वपूर्ण नाम आपने पढ़े बाल शिक्षण, दिवा स्वप्न, माता पिता से और जैसा मैंने पाया। ये कुछ बातें हुई भारतीय मनुष्यों की, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा शिक्षा, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा में भारतीय शिक्षाविदों का योगदान। आज अपनी बात को यही समाप्त करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।